आप देखो बच्चों ध्यान देगा, आपका जो चैप्टर चल रहा है इस समय जीव जनन कैसे करते हैं, इसके विषय में कुछ चीजें हो चुकी हैं। जीव जनन क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जितनी जीव जातियां उपलब्ध हैं, वो सब नश्वर हैं, उनको एक न एक दिन मर जाना है। वो इस पृथ्वी से पृथ्वी में मिट्टी में विलीन हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो ये अपने अस्तित्व को बरकरार रखने हेतु जीव अपने ही समान संतान उत्पन्न करते हैं। अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? जनन। तो लिख सकते हैं हम कि जीवों द्वारा अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? जनन, रिप्रोडक्शन। इसको क्या बोल सकते हैं? रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। अब जीवों में जनन की जो विधियां हैं, इसका मतलब ये हो गया कि संतान उत्पन्न करने के लिए ही जीव जनन करते हैं। किससे करते हैं? अपनी वंशावली बढ़ाने हेतु या अपने समान संतान उत्पन्न करने हेतु जीव जनन करते हैं। जनन की मुख्य रूप से दो विधियां हैं। अलैंगिक विधि और लैंगिक विधि। जिसमें से अलैंगिक विधि के विषय में चर्चा हो चुकी है। आप लोगों को बताया जा चुका है कि लैंगिक विधियां एकल जीव जनन है। इसे हम एकल जीव जनन भी कहेंगे। एक जीव अपने ही शरीर के किसी भाग से बीजाणु द्वारा, केंद्रक द्वारा या फिर जो है अपने शरीर के कई खंडों में डिवाइड करके, विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा। अगर हम वनस्पतियों की बात करें तो वनस्पतियों में क्या आएगा? वनस्पतियों में कृत्रिम और प्राकृतिक कायिक विधियां होती हैं, जिनको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, वर्धी जनन भी कह सकते हैं। वर्धी जनन के अंतर्गत प्राकृतिक विधियां हैं और कृत्रिम विधियां हैं। वनस्पतियों में दाब लगाना, खूंटी बांधना, कलम लगाना, ये सब कौन सी विधियां हैं? ये अलैंगिक जनन में कायिक विधियां हैं। तो अलैंगिक जनन की जो विधियां है, इसमें केवल एक जीव होता है और वो अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है। अलैंगिक जनन के दौरान उत्पन्न संतान अपने जनक से हुबहू होती है, मिलती जुलती है, फोटोकॉपी होती है। इसलिए अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न संतान को हम क्लोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। क्योंकि क्लोन क्या होता है? हुबहू होता है। किसी भी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु का अगर क्लोन बनाया जाएगा तो क्लोन का मतलब हुबहू, प्रतिलिपि, फोटोकॉपी। तो अलैंगिक जनन के दौरान एक जीव अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है। इसमें केवल एक जीव की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे एकल जीव जनन भी कहते हैं। एकल जीव जनन भी कहते हैं। अब इस एकल जीव जनन की विधियां जो है वो कई प्रकार से हैं। एकल जीव जनन की विधियां आप लोग पढ़ चुके हो। कौन कौन सी है? नंबर 1 खंडन द्वारा, या इसी को हम विभाजन कह सकते हैं। विभाजन द्वारा, बाई फिशन। नंबर 2 विखंडन द्वारा, फ्रेगमेंटेशन। विखंडन द्वारा फ्रेगमेंटेशन है। नंबर 3 मुकुलन द्वारा।
नंबर 4 बीजाणु द्वारा, मुकुलन द्वारा बाई बडिंग, बाई फिशन, इसको बोलते हैं बाई फिशन, और इसको बोलते हैं बाई फ्रेगमेंटेशन। इसको बोलते हैं बाई बडिंग, बीजाणु द्वारा बाई स्पोर्स, और ये 5वां आपका हो जाएगा कायिक जनन या वर्धी जनन। कायिक प्रवर्धन, जैसे हम कायिक जनन बोल सकते हैं, कायिक जनन या इसी को वर्धी जनन, क्या बोलेंगे? वर्धी जनन बाई वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये अलैंगिक जनन की विधियां हैं। इसके विषय में आप पढ़ चुके हो पहले। बाई फिशन का मतलब होता है जब कोई जीव, दरअसल अलैंगिक जनन की विधियां सूक्ष्म जीवों में होती हैं, जो कुछ श्रेणी के जंतुओं में नहीं होता है, कुछ निम्न श्रेणी के जंतुओं में होती है, जैसे कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ संघ के जंतु हो गया है, और जो है पोरीफेरा संघ के जंतु हो गए। इन सब में जो है जन्म कैसा होता है? अलैंगिक जन्म। तो खंडन द्वारा जो जन्म होता है वो एक कोशिकीय शैवाल में हो सकता है, पैरामीशियम में हो सकता है, अमीबा में हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जीव की जो एक कोशिका है, वो कोशिका के कोशिका द्रव्य में वृद्धि होती है, कोशिका का आकार बढ़ता है। जब कोशिका का आकार बढ़ जाता है तो कोशिका के बीच में एक कोशिका पट बनता है, जिससे कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है। कोशिका का आकार बढ़ता है और इस समय कोशिका में दो पट, कोशिका के बीच में क्या बनता है? पट। और ये पट धीरे धीरे अंदर की ओर आता है और कट करके दो भागों में डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार से एक जनक कोशिका से दो संतत कोशिकाएं बनती है, जो हूबहू होती है, प्रतिलिपि होती है। तो ये बाई फिशन हो गया। प्राय प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में, अमीबा और पैरामीशियम में देखा जा सकता है, ज्यादातर पैरामीशियम में देखते हैं इसको। बाई फ्रेगमेंटेशन का मतलब हुआ, इसमें जो जंतु ऐसे होते हैं जो तंतुवत रूप में होते हैं, धागे नुमा, जैसे स्पायरोगायरा, एलोथ्रिक्स हो गया, शैवाल है, राइजोपस नामक कवक है। इन सब जंतुओं वनस्पतियों में, इनको वनस्पतियां कहा जाता है क्योंकि शैवाल वनस्पतियां हैं। शैवाल को हम वनस्पति कहते हैं कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए इनको वनस्पति कहेंगे। और वही राइजोपस एक कवक है, ना तो इसे वनस्पति में रखा गया, ना इसे जंतु में रखा गया है, लेकिन बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने इसको वनस्पति में रखा, ठीक, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कवक क्लोरोफिल रहित वनस्पतियां हैं, ठीक। तो राइजोपस और स्पायरोगायरा, जिनमें इनका शरीर तंतुवत होता है, क्या होता है? तंतुवत होता है। जब ये तंतु किसी बाह्य आघात द्वारा कई खंडों में टूट जाती है, क्या हो जाती है? इसके खंड हो जाते हैं, कई खंडों में टूट जाती है, तो इस क्रिया को कहते हैं विखंडन या फ्रेगमेंटेशन। प्रत्येक नए खंड से नए जीव का या नई वनस्पति, नई स्पायरोगायरा, नए एलोथ्रिक्स, नए राइजोपस का निर्माण हो जाता है, ठीक। बाई फ्रेगमेंटेशन में विखंडन द्वारा जब किसी जीव में अलैंगिकरण होता है तो उसमें जीव का शरीर बाह्य आघात द्वारा या बाह्य शक्ति द्वारा छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है, जिससे क्या हो जाता है? नए नए खंड बन जाते हैं, और उन नए नए खंडों से नए नए जीवों का, अर्थात नई नई वनस्पतियों का मतलब वही जैसे एलोथ्रिक्स में हुआ है तो नए एलोथ्रिक्स का निर्माण होगा, स्पायरोगायरा में हुआ है तो स्पायरोगायरा का निर्माण होगा, राइजोपस में अगर ऐसा हुआ है तो राइजोपस का निर्माण होगा। इस प्रकार से प्रत्येक खंड से नए जीव का विकास हो रहा है। मुकुलन वाला सवाल जो है ये हमने कल टेस्ट में बोला था, और इसको बताया था क्या है? बाई बडिंग में बताया था एक आउटग्रोथ निकलती है। क्या निकलती है? प्रायः एक कोशिकीय शैवाल नहीं,
एक कोशिकीय कवक, एक कोशिकीय कवक जिसका नाम है ईस्ट, या इसको हम खमीर भी कहते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम है सैकेरोमाइसीस सेरिविसी, सैकेरोमाइसीस सेरिविसी। ये ईस्ट का वैज्ञानिक नाम है। ईस्ट को खमीर भी कहा जाता है, और ईस्ट एक कोशिकीय क्या है, एक कोशिकीय कवक है, फंगल, एक कोशिकीय अलगा है वो फंजाई, एक कोशिकीय फंजाई है, क्या है, फंजाई। तो ईस्ट एक कोशिकीय होता है। जब कभी इस कोशिका में कोशिका द्रव बढ़ जाता है तो इसकी कोशिकाएं एक आउटग्रोथ निकालती है, बाह्य वृद्धियां क्या करती हैं, इन कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है तो इसका कोशिका द्रव्य इसके कोशिका भित्त से होकर के बाहर को निकलता है, जिसे हम आउटग्रोथ बोलते हैं या बाह्य वृद्धि कहते हैं। इस बाह्य वृद्धि को ही बर्ड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बर्ड्स। और इस बर्ड्स में इसके जीव द्रव्य यहाँ पहुंच करके धीरे धीरे बढ़ते हैं और मैच्योर होते हैं। जब ये आउटग्रोथ परिपक्व हो जाता है, क्या हो जाता है, परिपक्व मतलब कोशिका के बराबर हो जाता है, जीव द्रव्य पूर्ण रूप से इसमें बन जाता है, केंद्रक का विभाजन हो जाता है, तो ये यहीं से टूट करके दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं और दो नई कोशिकाएं बन जाती हैं। इस क्रिया को कहते हैं मुकुलन, अर्थात बर्ड्स द्वारा नए जीव का निर्माण मुकुलन कहलाता है। क्या कहलाता है, मुकुलन। ठीक, समझ गए। एक कोशिकीय ईस्ट में होता है। चौथा है बीजाणु द्वारा, स्पोर्स द्वारा। इसके विषय में आप जान चुके हो। स्पोर्स प्राय एक को प्राय जो है शैवाल और फंजाई, कुछ और भी जीव हैं, वनस्पतियां हैं, उनमें उनकी कोशिकाओं में छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पोर्स। उनका जीव द्रव्य इकट्ठा होकर के उनका केंद्रक कई भागों में विखंडित होकर के क्या बनाता है, स्पोर्स बनाते हैं, बीजाणु बनाते हैं। कोशिका के अंदर उनका केंद्रक या जीव द्रव्य छोटे छोटे भागों में, मतलब कई बार विभाजित होकर के समसूत्री विभाजन करके क्या बना लेते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, जिनको हम बीजाणु कहते हैं, बीजाणु या स्पोर्स। और यही स्पोर्स जब ये कोशिका फटती है तो सभी बीजाणु बाहर आ जाते हैं और बीजाणु बाहर आकर के अंकुरित होकर के नए पौधे को जन्म देते हैं। इस प्रकार से स्पायरोगारा मतलब शैवाल, कवक और जो भी है अन्य जंतु में भी, अन्य वनस्पतियों में बीजाणु द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। ठीक। अब चौथा है कायिक जनन। कायिक जनन में ये सारी शरीर से संबंधित है। इसको कायिक जनन से कहा गया। कायिक माने बॉडी, दैहिक। तो शरीर के किसी भी अंग से, जनन अंगों को छोड़ करके शेष किसी भी अंग से नए जीव का विकास क्या कहलाता है, कायिक जनन। जैसे मान लीजिए वनस्पतियों में, कुछ वनस्पतियों में पत्र पत्रिकाएं पाई जाती हैं। पत्र पत्रिकाएं उसके पेड़ पे या किसी जगह पर तने पर लगी रहती हैं। जब वो अनुकूल परिस्थिति में पृथ्वी पर आकर गिरती हैं तो अंकुरित होकर के नए पौधे को जन्म देती हैं। ठीक। कभी कभी क्या होता है, पत्तियां, जिसे ब्रायोफिल्लम में बताया गया, पत्तियों, ब्रायोफिल्लम की पत्तियों में तथा चट्टा की पत्तियों में जड़ निकल आती है। जब वो पत्तियां पृथ्वी पर आकर के गिरती हैं तो जड़ निकल करके उसमें प्रांकुर निकलता है और एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो पत्तियां यहाँ पर क्या बनाती हैं, नए पौधों का निर्माण करती हैं। प्रोटोनीमा द्वारा कभी कभी है, प्रोटोनीमा द्वारा कायिक जनन हो जाता है। ठीक। तो कायिक जनन की कई सारी विधियां हैं। इसको दो भाग में बांटा गया है। कायिक जनन की दो विधियां मानी गई हैं, मेन करके प्राकृतिक और कायिक परिवर्तन और कृत्रिम कायिक परिवर्तन। प्राकृतिक कायिक परिवर्तन में जैसे देखा जाए कि कंद समझ रहे हो, आलू में आंखें निकलती हैं और वह आंखें क्या होती हैं, अंकुरित होकर के
नए पौधे का निर्माण करेगी। बिना किसी कुछ किए रख दीजिए आलू को किसी ठंडे स्थान पर या ठंडे में गर्म स्थान पर, तो ये अंकुरित होकर के इनके आंखों से स्टार्च, मतलब इनके अंदर जो कंद के अंदर, आलू के कंद के अंदर स्टार्च होता है, वो स्टार्च अंकुरण के रूप में बाहर निकलता है और नए पौधे का विकास कर लेता है। कंद जिमी का कंद है, घन कंद है, प्रकंद है और सल्क कंद। इन सब में कौन सा कायिक जनन होता है? प्राकृतिक कायिक जनन। लहसुन है, लहसुन वही जो ना तो बीज है ना फल है, क्या है? एक प्रकार का कंद है, उसको बो दिया जाता है और नए पौधे तैयार हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्याज में है और भी बहुत सारी चीजें हैं। जिमी कंद है, जिमी कंद, अरवी, अरबी, अदरक है, ये सब, इन सब में कौन सा परिवर्तन होता है? प्राकृतिक कायिक परिवर्तन होता है। कृत्रिम में हम ले सकते हैं, जैसे कि गुलाब का पेड़ है, तो गुलाब के पेड़ से एक टहनी को काट करके और मिट्टी में लगा दे, तो क्या होगा? थोड़े दिन बाद उसमें जड़ निकल आएगी और एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से गुड़हल की है, गुलाब है और भी बहुत सारी ऐसी झाड़ियां हैं जिनकी टहनियों को काट करके अलग लगा दिया जाए तो उनसे नए पौधे विकसित हो जाते हैं। इसको कृत्रिम कहते हैं। इसी को बोलते हैं कलम लगाना, दाब लगाना। किसी पौधे के शरीर में जुड़ी हुई टहनी को झुका करके उसके आसपास मिट्टी में दबा दिया जाता है तथा उस पर ऑक्सीजन और जल का छिड़काव कर दिया जाता है और जल डेली डाला जाता है, जिससे धीरे धीरे उस भाग पर, दबे हुए भाग पर जड़ निकल आती है। जब जड़ निकल आवे तब उसको मेन पौधे से क्या कर देते हैं? काट के अलग कर देते हैं और ले जाकर के कहीं अलग लगा देते हैं, एक नया पौधा तैयार होता है। इसे कहते हैं दाब लगाना। ठीक, गूठी बांधना, ये सब पढ़ चुके हो तुम लोग हैं? कलम लगाना, दाब लगाना, बूटी बांधना। बूटी बांधना क्या है? क्या कहते हैं? पेड़ की टहनी पर जो टहनी हमें लगाना है, नए पौधे के रूप में तैयार करना है, उसके कुछ भाग पर एपिडर्मिस को छील देंगे, क्यूटिकल और एपिडर्मिस को छील देंगे और वहां पर कुछ पुराने बोरे या बाल इत्यादि को बांधकर वहां ऑक्सीजन लगा देंगे। ऑक्सीजन लगाने के बाद उस पर उसके ऊपरी वाली शाखा पर एक घड़ा बांध करके एक पतला छिद्र करके एक धागा लटका देंगे और उसमें पानी डाल देंगे। पानी की एक बूंद लगातार बंधे हुए भाग पर, पेड़ की टहनी में जहां बांधा है, जहां पर ऑक्सीजन इत्यादि का छिड़काव किया, वहां पर लगातार टपकती रहेगी और फलस्वरूप क्या बन जाएगा? धीरे धीरे वहां गांठ निकल आएगी और वही गांठ को जड़ निकल आएगी। अब उस जड़ को काट करके, जड़ की वाले भाग से काट करके उसे हम क्या करेंगे? अलग किसी स्थान पे लगा देंगे, एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया। तो ये सब आपने पढ़ा कहाँ? अलैंगिक जनन। अब आपका दूसरा पॉइंट है लैंगिक जनन, जिसे आप लोग नहीं पढ़े हो। ठीक, कौन सा जनन? लैंगिक जनन। तो ध्यान दीजिए, अभी तक आप लोगों ने अलैंगिक जनन पढ़ा। अलैंगिक जनन एकल जीव जनन है। क्या है? एकल जीव, अर्थात यहाँ पर एक ही जीव की आवश्यकता होती है। एक जीव अकेले अपने समान संतान उत्पन्न कर सकता है, लेकिन अलैंगिक जनन जो लैंगिक जनन चलेगा, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये अधिकतर उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाया जाता है। लैंगिक जनन द्वारा जीव उत्पन्न करने की क्षमता उच्च श्रेणी के जंतुओं में भी होती है और उच्च श्रेणी के वनस्पतियों में भी होती है। ठीक, लैंगिक जनन की जो
लैंगिक जनन द्वारा जीवन उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो किसमें होती है? उच्च श्रेणी के जंतुओं में और उच्च श्रेणी के वनस्पतियों में। लैंगिक जनन के दौरान दो जंतुओं की आवश्यकता होती है। एक अकेला जीव यहाँ पर जीव उत्पन्न नए जीव का विकास या नई संतानों का विकास नहीं कर सकता है। यहाँ दो जंतुओं की आवश्यकता होती है, एक नर और एक मादा। ठीक, लैंगिक जनन। तो हम लैंगिक जनन के विषय में जो है जान गए कि यहाँ दो जंतुओं की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक, ध्यान दीजिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है। पहली बात तो हम ये जानेंगे कि पुष्पी पादप क्या होते हैं। हमने अपने वातावरण में बहुत सारे पौधे देखे होंगे जिनमें पुष्प निकलते हैं। अब कुछ पौधे ऐसे भी देखे होंगे जिनमें पुष्प नहीं होते हैं। जिनमें पुष्प नहीं होते उनको क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम्स। उन्हें क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। जिनमें पुष्प नहीं उत्पन्न होते उनको क्या कहता है? क्रिप्टोगैम्स। जैसे हम शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, ये टेरिडोफाइटा, इनमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। इनको हम आप पुष्पोद्भिद पौधे कहते हैं। क्या कहते हैं? बंद कर दो। अब ध्यान दो, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। हमने बताया सबसे पहला पॉइंट ये कि हम पहचाने कि कौन से पादप ऐसे हैं जिसमें पुष्प होते हैं और कौन से ऐसे जिनमें पुष्प नहीं होते हैं। तो पहचाने का जरूरत है, तो दिखाई पड़ेगा ना है? लेकिन कैसे दिखाई पड़ेगा? जब टाइम आएगा तभी दिखाई पड़ेगा। पहले कैसे पहचानोगे किसमें पुष्प आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, तो हमारे वातावरण में अधिकतर ऐसे पौधे हैं जो पुष्पी होते हैं, उनमें पुष्प निकलते हैं। पुष्प निकलेंगे, फल बनेगा और फल से फिर बीज बनेगा। ठीक है ना? पहले क्या बनेगा? पुष्प निकलेगा, पुष्प से फल बनेगा और फल के अंदर बीज। ये तीन चीजें होती हैं। तो पौधे का जो पुष्प होता है वही जनन अंग है। पुष्प पौधे का जनन अंग है। जैसे जंतुओं में अंडाशय और वृषण जनन अंग होते हैं। अंडाशय कह सकते हैं नर में और अंडाशय कह सकते हैं मादा में और वृषण नर में, ये जनन अंग होते हैं। वैसे यहां पर पुष्प जो है वो पौधे का क्या होता है? जनन अंग। ठीक, और पुष्प दो प्रकार के हो सकते हैं। पुष्प पौधे का जनन अंग होता है। पुष्प दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? पुंकेसरी पुष्प, या ऐसा कह सकते हैं पुंकेसरी ना कह करके एक लिंगी और द्विलिंगी। एक पुष्पी लिंग और वो एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। ठीक, नोट करते चलिएगा आप लोग। पुष्प पौधे का जनन अंग होता है। पुष्प दो प्रकार के हो सकते हैं, एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प। और एक लिंगी पुष्प या तो हो सकता है पुंकेसरी या स्त्री केसरी, दोनों में से कोई एक हो सकता है। जबकि द्विलिंगी पुष्प में ये दोनों होंगे। द्विलिंगी पुष्प में द्विलिंगी को उभयलिंगी भी कह सकते हैं। इसको मोनोसियस कहा जाता है, इसको डाइसियस कहा जाता है। एक लिंगी पुष्प अलग अलग हो सकते हैं, नर और मादा। ठीक, अब ये नर पुष्प कहलाएगा। अगर पुंकेसरी पुष्प है तो नर पुष्प और स्त्री केसरी पुष्प है तो मादा पुष्प। ठीक है ना? तो पुष्प पौधे का जनन अंग है जो दो प्रकार का हो सकता है, एक लिंगी पुष्प, पुंकेसरी या स्त्री केसरी। अगर पुंकेसरी है तो नर पुष्प, स्त्री केसरी है तो मादा पुष्प। और द्विलिंगी पुष्प है तो उसमें नर और मादा दोनों एक साथ रहते हैं। जैसे कुछ जंतु हैं कि दोनों लिंग एक साथ होते हैं। केचुआ का नाम सुना आप लोगों ने?
केचुआ, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है फेरिटुमा पोस्थुमा, फेरिटुमा पोस्थुमा। एनेलिडा संघ का जंतु है और ये इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है, किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो ये उभयलिंगी जंतु है, केचुआ है, जोंक है, इधर फैसिलो हिपेटिका है, यकृत्कृम, ठीक, एस्केरिस है, ये सब द्विलिंगी जंतु होते हैं। इनमें नर और मादा लिंग दोनों एक ही जीव के अंदर होते हैं, ठीक, नर और मादा अंग दोनों एक ही जीव के अंदर होते हैं। वैसे यहाँ पुष्प भी है, बहुत सारे पुष्प आपको मिलेंगे कि नर और मादा ऑर्गन एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। जैसे गुड़हल, गुड़हल का ले लो, है, गुड़हल में ये 5 पंखुड़ियां ऐसे बगल बगल में होती है, आप लोगों ने देखा होगा। और इसमें एक लंबी सी संरचना निकलती है, जिस पर ये छोटे छोटे क्या निकले रहते हैं, यहाँ ये 5 ऐसे। अगर आप गुड़हल देखे होंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ ये गुड़हल का पुष्प है, ठीक। यहाँ ये पांच पंखुड़ियां होती हैं और यहाँ नीचे की तरफ एक ऐसे क्या होता है, हाँ, एक पीक, इसको बायदल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? बायदल पुंज, बायदल पुंज कहते हैं। और यहाँ छोटी छोटी से 7 या 5 निकली होती है, 7 या 5, ये, ठीक। तो आप देखो, ध्यान दो, ये तो बात की चीज है, एक लिंगी और द्विलिंगी। पहले हम पुष्प की संरचना पढ़ेंगे, जब पुष्प जानेंगे तभी इसके अंदर का लिंग जानेंगे। तो पुष्प पौधे का जनन अंग है जिसमें 4 भाग होते हैं। पुष्प पौधे का जनन अंग है जिसमें भाग तो होते हैं 4, लेकिन चक्र होते हैं 2, जिसमें 2 चक्र होते हैं, 2 चक्र होते हैं। कौन कौन से चक्र? सहायक चक्र और जनन चक्र। सहायक चक्र के अंतर्गत आता है बाह्य दल पुंज और इसके अंदर जनन चक्र के अंदर बाह्य दल पुंज और दल पुंज, ठीक। जनन चक्र के अंतर्गत आता है पुमंग, पुमंग और जायान। तो कुल मिलाकर के कितने भाग हुए एक पुष्प में? 5 नहीं 4। हमने बताया 2 चक्र होते हैं, जिस पुष्प में 2 चक्र होते हैं, सहायक चक्र और जनन चक्र। सहायक चक्र के अंतर्गत 2 भाग, बाह्य दलपुंज, दलपुंज। ये आपका बाह्य दलपुंज है, क्या है ये? बाह्य दलपुंज। और ये भाग दलपुंज है, जो लाल कलर का होता है, वो क्या है? दलपुंज है। और यहाँ पर ये पुमंग है, इसको हम पुंकेसर कह सकते हैं, क्योंकि पुमंग पुंकेसर से बनता है। किससे? पुंकेसर से। और जायांग बनता है स्त्री केसर से। कल आप लोग फूल लेकर के आइएगा, उसमें समझाएंगे। तो ये पार्ट, ये सब पार्ट क्या है? ये पुंकेसर है। और ये पार्ट जो ऊपर 5 दिखाई पड़ रहा है, लाल कलर का होता है, एकदम से अलग होता है, इन सब चीजों से अलग होता है। इसे कहते हैं हम जायांग या स्त्री केसर। ये कितने भाग होते हैं? 4 भाग। एक पुष्प में 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। कौन कौन से भाग? एक पुष्प में 4 भाग हो सकते हैं, होते नहीं है। कभी कभी एक गायब रहता है, या तो पुंकेसर गायब रहेगा या फिर स्त्री केसर गायब रहेगा, या ऐसा कुछ भी आपको मिलेगा, सब होंगे, चारों होंगे। इसी के आधार पर ना, एक लिंगी और द्विलिंगी के आधार पर। जो द्विलिंगी पुष्प होता है उसमें 4 भाग होते हैं, जो एक लिंगी पुष्प होता है उसमें एक गायब रहता है, कोई एक गायब रहेगा, ठीक। जिसमें एक कोई गायब रहेगा उसे कहेंगे अपूर्ण पुष्प, और जिसमें चारों चीजें होंगी उसे कहेंगे पूर्ण पुष्प, कंप्लीट फ्लावर, ठीक। चलिए अब कल जो है आप फूल लेकर के आएगा तो समझाया जाएगा, ठीक।